हेलो फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैं इस वीडियो में आपको हाल ही के एनटीपीसी एग्ज़ाम में हुए सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पैटर्न पर ही या उसी से संबंधित कुछ सवाल रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, मैथ के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। डेली आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की एक एक वीडियो मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और हम इस वीडियो में आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। पहले हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में बनाया जाएगा, फिर उसको हम अच्छे से डिटेल में सोल्व करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब भी जाते हैं तब जानते हुए भी उस क्वेश्चन को टाइम मैंने नहीं हो पाता है, चाहे नहीं कर पाते हैं, क्या दिक्कत होता है उसको समझिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है, एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो छोटा कोण का मान बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को यदि एग्जाम में मुझे बनाना होता तो मैं कैसे बनाता। 3:6 आसन कोणों का अनुपात दिया है, मुझे बनाना होता तो सिर्फ ये लिखता मैं, बस हो गया 60 डिग्री। अब चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। कितना लगा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड मुश्किल से क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो ये हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको ऐसे रोम्बस लिखा रहेगा हिंदी में भी, तब मत उससे कन्फ्यूज मत होइएगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया रहता है, उसी को हिंदी में करके। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और आसन कोण के बारे में कह रहा है, तो आसन कोण क्या होता है, ये और ये दोनों कोण आसन हो गए, यानी कि कोई भी दो लगातार कोण आसन। बी और सी एक दूसरे का आसन हो गया, सी और डी एक दूसरे का आसन हो गया। ए और सी एक दूसरे का आसन नहीं होगा, बी और डी एक दूसरे का आसन नहीं होगा। लगातार ये सामने वाला कोण सम्मुख कोण होते हैं, या जो लगातार होते हैं उसे आसन कोण कहते हैं। तो चलिए आसन कोण, अगर आप समचतुर्भुज के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कोई भी दो लगातार कोण को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है, 180 डिग्री। तो उसी पर तो है 3:6 था हमारा। तो यदि 3:6 है तो हमारा 3 और 6 अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट या किसके समान होगा, 180 के। क्योंकि ये भी कोण का अनुपात था और कोण के अनुपात को हम जोड़े हैं, और ये भी कोण, दो कोणों का योग है। तो यहाँ से हमारा 9 का मान कितना हो जाएगा, 180। तो 1 का मान 180/9 यानी कि 20 डिग्री। अब चलिए छोटा कोण पूछ रहा है, 3 का मान निकालना है। तो जब 1 का मान 20 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। यदि बड़ा कोण पूछता तो 3 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो 6 का मान निकाल देते। तो इस तरीका से अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 नंबर, कि x और y किसी काम को 12 दिन में, y और z 18 दिन में और z और x 15 दिन में करते हैं। यदि इस क्वेश्चन को मुझे बनना होता तो देखिए मैं कैसे बनाता। 12, 15, 18 था, करा था कि तीनों मिलकर कितने दिन बनाएगा ना। तो देखिए बस यही मैं लिखता और इसको सोल्व कर देता। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। तो 12 से किए 15, ये हो गया हमारा 12 और ये 10, 1/2 यानी कि 37/360। अब लगभग में चूंकि ये क्या होगा, लगभग में चूंकि मान पूछ रहा है 360/37 यानी कि अप्रॉक्स 10 दिन। लगभग में हमारा 10 दिन कटेगा, 9 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि लगभग में 10 दिन। अब इसको चलिए हम डिटेल में बनाते हैं कि डिटेल में क्या होगा। अगर मुझे बनना होता तो बस मैं यही करता, एक लाइन लिखता, बस ये हो गया। 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड लगे, जो भी लगे। तो अब इसको समझते हैं कैसे, क्या कह रहा था। तो पहले x और y कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में ना। तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/12। जब भी हम दिन को पलटते हैं तो एक दिन का काम निकल जाता है। तो एक दिन में 1/12 भाग बनाया। और y और z कितना था, y और z कह रहा 18 दिन में, यानी कि एक दिन काम हो गया 1/18। और z और x 15 दिन में कह रहा था ना, तो 1/15। अब बताइए
कि ये दो मिल करके, फिर ये दो मिल करके, ये दो मिल करके, और हमको पूछ क्या रहा था x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि तीनों मिलकर लगभग कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो x y z का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखिए अगर तीनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x 2y और 2z, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं तो x y प्लस जेड इक्वल टू, इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/15। अब बताइए वही हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना गया। इसको अगर सोल्व करेंगे तो जैसे पिछले में हमने सोल्व किया, क्या आया था 180 और ऊपर में 37, और जो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये क्या निकला, जैसे ये तीनों एक दिन का काम था तो ये भी हमारा एक दिन का काम निकला। और जब दिन को पलटते हैं तो एक दिन का काम निकलता है, और एक दिन को काम पलट देंगे तो दिन निकल जाएगा। तो यही हमारा हो गया 360/37। अब चूंकि लगभग में पूछ रहा था तो 9 पॉइंट कुछ होगा, तो हम 9.5 दिन तो कह नहीं सकते हैं, तो उसका अगला दिन लेंगे, यानी कि लगभग में 10। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है इकाई अंक हमको निकालना है। 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 125 का इकाई अंक निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ इकाई अंक ये लिखेंगे 5, ये क्या था 4 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 6। अब देखिए सबका हमने सिर्फ इकाई अंक लिखा, क्योंकि इकाई अंक निकला तो इकाई अंक ही गुणा। अब इसमें देखिए 6 में 4 से गुणा किया 24, 24 का फिर केवल 4 ही लेंगे, 4 में 8 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 32, 32 का फिर हम केवल 2 ही लेंगे, 2 से फिर 4 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर हो गया, इकाई अंक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 8। अब चौथा सवाल लेते हैं हम। चौथा क्या कह रहा है कि 3400 की राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो हमको क्या बताना है दर। अगर मुझे बनना होता तो क्या करता, मैं सीधे 3400 गुणा r गुणा 4/100 इक्वल टू 680। ये डबल जीरो कट गया, इससे 20 और 4 से कितने वर्ग में 5, r हो गया हमारा 5%। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एग्जाम में आप जाइए तो क्वेश्चन को देखते देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे हम उसको करेंगे। आप उसमें नहीं सोचना है क्या स्टेप, आपको डायरेक्ट लिख देना है, सब कुछ समझ, बाकी सब दिमाग में ही कर लेना है, तो ही आपका टाइम बचेगा। चलिए क्या हुआ, साधारण ब्याज का सवाल था ना, तो एसआई बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो हमारा मूलधन क्या कर रहा था 3400 की राशि पर 3400, दर हमको निकालना है यानी कि आर का मान निकालना है। टी कितने वर्षों के लिए कर रहा था 4 वर्षों के लिए, बटा में 100 बराबर 680। तो ये हो गया हमारा डिटेल, 0 कट गया, 34 से 20 मर्द में 4 से वही 5, यानी कि आर हो गया हमारा 5%। तो हमको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट हम उस सब चीज़ मन में कर लेंगे, या फिर उससे भी अगर आपको ज़्यादा मन में करना सीधे आप आर का भी मान आप कर सकते थे। तो 680 गुणा 100 बटा में 3400 बटा में 4। तो जितना कैलकुलेशन जितना चीज़ माइंड में कीजिएगा उतना ही आपका टाइम बचेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ये नहीं कि उसको अटेम्प्ट कीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बर्बाद कीजिए और फिर उस सवाल भी नहीं बने तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 5 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। अगर मुझे ये सीधे एकदम बेसिक से, मैं भी बेसिक से ही कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ। तो इसमें क्या दिया था, परिमाप दिया था 2 इंटू लंबाई क्या था चौड़ाई का दुगना था। अगर b चौड़ाई मान लेते हैं तो लंबाई 2b हो जाएगा इक्वल टू 48। ये दूसरे कितना हो गया 24, यानी कि 3b जो है 24 के बराबर, तो b कितना हो गया 8। और जब b 8 हो गया तो l कितना हो जाएगा, उससे दुगना 8 दूनी 16। तो एरिया निकालना है ना, तो 16 गुणा 8 यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही कुछ नहीं किए, परिमाप का फॉर्मूला लिखे हैं सिर्फ। परिमाप बराबर क्या होता है, हमको चूंकि परिमाप दिया हुआ था तो परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया है 48। अब लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई अगर b मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 2b।
कर लिए। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, 3b जोड़े तो गुणा 2 इक्वल टू 48। अब 2 से 48 कट गया 24 मर्द में, तो b का मान कितना आ जाएगा 24/3 यानी कि 8। उसी तरीके से l क्या कह रहा था, चौड़ाई का दुगना है तो 8 दूनी 16। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 16 गुणा 8 यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। आज हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है, उनके मसा तथा लसा 12 और 72 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकलना है। यदि इस क्वेश्चन को मुझे बनाना होता, मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, स्क्रीन पर लिखा रहेगा, पढ़ लिया मैं। अब 72 लसा था, उसमें 12 से कर दिए a गुणा b, यानी कि ये हो गया 6। अब व्युत्क्रम क्या कह रहा था, तो 1/12 और ab a प्लस b, यानी कि 1/12 और गुणा 5/6 यानी कि 5/72। ऐसा एक लाइन या 2 लाइन लिखता, एक लाइन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एक लाइन ये लिखता, या फिर ये भी नहीं लिखता, ये लिखता डायरेक्ट। मतलब जितना आपको दिमाग में करना है कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही। और ये कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से, बार बार आपको घर पर इतने बार सवाल को बना रहिएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर बनाने की आदत हो जाएगी। तो इसको घर पर ही प्रैक्टिस करना है, मैं इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो क्या था, पहले हम बनाते हैं इसको। देखिए, दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है हमारा कितना, 12 और लसा दिया हुआ है 72, और क्या था, दो संख्याओं का योग भी दिया हुआ है, योग भी दिया हुआ है 60। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले एक सहअभाज्य दो मानते हैं, सहअभाज्य संख्या a और b। यदि a और b कोई दो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य किसको बोलते हैं, वैसा दो संख्या जिनका मसा 1 हो। जैसे मान लीजिए 2 और 3, कोई ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों कटा दे, नहीं है, सिर्फ एक ही कटा सकता है, इसीलिए इसका मसा 1 हो गया। अब और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, मान लीजिए 51 और 29 ले लिए, या 51 और 38 ले लिए, ये दोनों एक के अलावा किसी दूसरे से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका भी मसा क्या होगा 1, यानी कि ये भी हो गया एक तरह के सहअभाज्य संख्या। तो अब देखिए, अगर सहअभाज्य संख्या a में हम मसा से गुणा कर देते हैं तो एक संख्या 12a और एक संख्या हो जाएगा 12b। सहअभाज्य संख्या माने a और b, तो संख्या क्या हो गया हमारा 12a और 12b। पूरा बेसिक्स आपको बता रहा है, 12a और 12b। अब जब 12a और 12b हो गया तो इसका लसा क्या होगा, बताइए, दोनों संख्या का लसा हो जाएगा 12ab इज इक्वल टू 72, क्योंकि a और b का तो मसा लसा सीधे सहअभाज्य संख्या का लसा जो होगा दोनों का गुणा ही हो जाएगा, और 12 दोनों में कॉमन लिख दिए। अब ये 6। अब बताइए कौन ऐसा दो संख्या है सहअभाज्य जो गुणा करने पर 6 आएगा, फैक्टर कर लीजिए, 3 गुणा 2, तो एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 2। अब सहअभाज्य संख्या 3 और 2 आया तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 12 3 36 और 12 दूनी 24। या फिर योग से भी हम बना लेते, जब योग दिया था 60, अगर हम 12a प्लस 12b करते तो 60 आ जाता। तो a प्लस b जब दोनों में 12 है तो उधर जाएगा, गुणा में है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भागा इज इक्वल टू 5। तो अब फिर वही सोचते हैं कि कौन दो संख्या को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो 3 ही 2 है, सर्टिफाइड हो गया। तो हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया 36 और 24। अब क्या कर रहा था, व्युत्क्रमों का, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, 1/36 प्लस 1/24। तो दोनों में क्या था, 12 कॉमन था तो 1/12 निकाल लिए हम, यहाँ पर 3 बचा, 1/3 प्लस 1/2। अब जोड़ेंगे तो 1/12 वही हो जाएगा, नीचे में 3 दूनी 6 और ऊपर में 5, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 5/72। तो फिर से एक बार देखते हैं, हम सहअभाज्य संख्या मानेंगे, क्यों होता है ऐसे अभी आपको फिर से बताएंगे। 12a और 12b हो गया हमारा संख्या, लसा हो गया 12ab, फिर 72 दिया हुआ था, 12 से डिवाइड किए तो ये आगे 6, और उसका ऐसा फैक्टर किए कि सहअभाज्य a और b आना चाहिए, तो 3 गुणा 2,
तो 3 में फिर 12 से गुणा करेंगे 36, 3 में 2 से गुणा करेंगे 24। अब व्युत्क्रम का योग कर रहा था। चलिए, तो हम क्या किए हैं इसमें, हम क्या कह रहे हैं कि जब आपको मौसा लसा और योग पता ही है तो सीधे हम क्यों नहीं मन में ही लिखेंगे कि a गुणा b बराबर 72 में 6 से 12 से भागा दिए 6 और a प्लस b 60 में 12 से भागा दिए, क्योंकि योग है तो a प्लस b ही आएगा 5। तो अब यहाँ से 3 और 2 निकल गया। और जब हमको व्युत्क्रम कह रहा था तो 1/a प्लस 1/b और गुणा 1/12, क्योंकि 1/12 है और 1/12 b तो संख्या हो ही गया हमारा। अब यहाँ से हम 1/a और 1/b का मान क्या हो जाएगा 1/12 और गुणा ab और a प्लस b। अब ab और a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है, रख दिए। तो इस डायरेक्ट हमको ये लिखना है, ये सब कुछ आपको समझे रहना है दिमाग में। चलिए 6 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं 7 नंबर, और 2 सवाल हैं बस। 7 नंबर क्या है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यदि 40% लड़के और 50% लड़के भाग लिए हैं तो कक्षा का लगभग कितना % कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब देखिए उपस्थिति नहीं पढ़ रहा है, 50 गो लड़का और 70 गो लड़की है, 40% और 50% भाग लिए हैं। 50 लड़की का 40 और प्लस 70 लड़का था उसका कितना लिया है 50%, और कुल कितना हो गया 50 और 70 लड़का, 50 लड़की थी 70 120, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि कुल उपस्थिति का % बताइए। तो ये कितना हो गया हमारा, इसमें भी ये हमारा हो गया 200 और ये 350, कितना हो गया 550 बटा 120 और गुणा में 100। ये 0 से 0 कट गया और ये 6 दूनी ये 50 दूनी। अब देखिए 6 से ये लगभग 9 मार्क में कटेगा, 9 पॉइंट समथिंग जाएगा 55। तो हमारा लगभग में ही मान पूछ रहा है, तो 9 5 45, 45 से ज़्यादा क्या है 45 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि 46%। यही हमारा आंसर होगा। बस यही 2 लाइन में हम बनाते। अब आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए अच्छा से। वही चीज़ 50 लड़की और 70 लड़का है, यदि 40% लड़की और 50% लड़के भाग लिए। अब बताइए जब 50 लड़की है उसमें से 40% भाग ली है, तो 50 का पहले 40 हम निकाल लेंगे। अब फिर क्या कर रहा था 70 लड़का का 50%, 70 लड़का था उसका 50%, 70 का 50%। तो ये हमारा जो निकला पूरा कुल उपस्थिति निकला कि कितना लड़का और कितना लड़की उपस्थिति हुआ, इस संख्या निकला। और कुल में जब हम परसेंटेज निकालना है तो हम कुल को नीचे रखेंगे। जैसे 100 में निकालना होता था 100 को नीचे रखते हैं ना, तो कुल भी स्कूल में पूछ रहा था कि पूरा कक्षा में लगभग कितना % है, तो पूरा कक्षा में 50 लड़की और 70 लड़का है, तो पूरा वही नीचे कर दिए 120। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे तो लगभग हमारा क्या आ जाएगा 46%। सारा एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप घर पर कीजिए, प्रैक्टिस करते करते, और मैं भी आपको डेली कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन का हर चैप्टर के ज्योमेट्री त्रिगो सारे क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन इस तरह से मिक्स आते रहेंगे और सब हम लोग सोल्व करेंगे, तो आइडिया मिल जाएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, टाइम भी मैनेज हो जाएगा आपका। 8 नंबर कह रहा है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई 500 रुपया है, तो समान समय के लिए समान दर पर सीआई क्या होगा। सीआई क्या होगा 2 वर्ष के लिए पूछा। देखिए अगर इस सवाल को मुझे बनना होता तो मैं देखिए क्या करता, 500 प्लस 25 इक्वल टू, ये मतलब मुंह में ही मैं कर देता है, यही मैं समझ गया। इसका हमको सीआई अब देखिए हम आपको समझाते हैं। सीआई हमको निकालना था 2 वर्ष का, और दिया हुआ है क्या एसआई, यानी कि जब 2 वर्ष का ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया, तो अगर दोनों वर्ष का मिलाकर एसआई 500 है, साधारण ब्याज पढ़े होंगे कि प्रत्येक साल का बराबर होता है, इसमें साल में 250 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 250। तो पहला साल के सीआई ऐसे तो दोनों बराबर होगा। अब नेक्स्ट साल का ना एसआई ये हो गया, और सीआई क्या होता है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज।
तो इस साल का तो दोनों का CI भी उतना ही हुआ, SI भी उतना ही होगा, तो ऐसे लिख लेते हैं। लिखिए ना, ये SI हो गया, अब CI लिखते हैं। तो CI भी पहला साल का 250 होगा, लेकिन अगला साल का क्या होगा, ब्याज, और इस ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे हम। तो जो ब्याज था इस पर कितना % का आ रहा था, 10%, 10% ही बोल रहा था ना, 10